जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा, तो इससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2, सौरमंडल में पृथ्वी। पार्ट 1 हम लोग जहाँ से पढ़े थे उसके आगे से पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रह से। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुए हैं। बुध ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। सबसे पहले बुध ग्रह पड़ता है, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह, फिर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह, शनि और यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। पहले सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद करने का एक आसान तरीका भी दिया गया है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई में यम का अर्थ है मरकरी, वी का वीनस, ई से अर्थ, यम से मार्स, जे से जुपिटर, यस से सटर्न, यू से यूरेनस और यन से नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं वो एक कक्षा कहलाते हैं। और सूर्य के सभी ग्रह जितने हैं तो ये सभी 8 ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है और बुध ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। बुध को सूर्य की एक परिक्रमा करने में अर्थात सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र का आकार और आकृति पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तब से अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है और अब ये बौने ग्रह हैं। इस प्रकार अब सिर्फ सौरमंडल में 8 ग्रह बचे हुए हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा चुका है अगस्त 2006 से। और ये अध्याय पूरा हो जाने के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर भी करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआप कहा जाता है। तो भूआप किसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के आकार को भूआप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अब भूआप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। सारे 8 ग्रह में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी तथा वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है।
सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह में सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन की सभी अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जिससे यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। अन्य सारे ग्रहों पर जीवन संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि जीवन के अनुसार जो आवश्यक तत्व हमें चाहिए वो सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी ना तो ज़्यादा अधिक गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, और यहाँ पे पानी है, वायु उपस्थित है, और हमारे जीवन के लिए आवश्यक वायु में ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन आदि मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है कि 2/3 सतह इसकी पृथ्वी पे 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 भाग पर, यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा पृथ्वी का पानी से ढका होने के कारण जब हम लोग दूर से देखते हैं या अंतरिक्ष से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर हमको ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा भाग पर 2/3 भाग पर 3 भाग में 2 भाग में पृथ्वी पर जल ही है, इसलिए ये जल सारे नीले दिखाई देते हैं। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से इसे देखने पर जल की उपस्थिति के कारण ये ग्रह नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कभी भी आ जाए प्रकाश की गति कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, इसलिए प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी के कारण, इतना दूर होने के कारण पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का, लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने के बावजूद भी। एक रोचक तत्व भी दिया गया है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला व्यक्ति जो गया था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, और ये पृथ्वी पर सबसे पहला कदम रखे थे 20 जुलाई 1969 को। यह भी इम्पॉर्टेंट है, ये चंद्रमा पर पहला कदम कब रखे थे, तो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। भारत के भी एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था राकेश शर्मा। चंद्रमा की बात करें हम लोग, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का जितना भाग है उसका 1/4 भाग इसका व्यास है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि 4 हिस्से में 1 हिस्सा है पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग। 4 भाग में 1 भाग चंद्रमा का व्यास है, जितना पृथ्वी का व्यास है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अन्य खगोलीय पिंडों की बात करें तो जितने भी खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में हैं, उनमें सारे पिंडों में सबसे नज़दीक का पिंड उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। एक चित्र भी चंद्रमा का दिखाया गया है, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है, यहाँ पे दिखाया गया है। या हमारे अर्थात चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है सूर्य, और 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से। चंद्रमा तो बहुत नज़दीक है पृथ्वी के,
फिर भी आकार लगभग समान दिखाई देता है। चंद्रमा बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी सूर्य से काफ़ी छोटा है, इसलिए लगभग बराबर दिखाई देता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य लगभग इसका 110 गुना बड़ा होगा पृथ्वी से। एक रॉकेट का प्रक्षेपण, मानव निर्मित उपग्रह का चित्र भी यहाँ दिखाया गया है। रॉकेट का प्रक्षेपण और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना भी दिखाया गया है यहाँ पे चित्र में। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। उपग्रह किसे कहा जाता है? एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से उपग्रह भी अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह की बात करें तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम पिंड यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया पिंड है या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और यह अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी और पृथ्वी पर जो संचार माध्यम हम लोग मोबाइल वगैरह बात करते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह के कारण ही हम लोग बात कर पाते हैं। एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है रॉकेट के माध्यम से। उपग्रह रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एजुसेट इत्यादि हैं। कुछ अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह हैं, भारतीय उपग्रह हैं, जैसे इनसेट है, IRS है, एजुसेट है इत्यादि कृत्रिम उपग्रह हैं जो भारतीय उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर अर्थात अपनी ध्रुव पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि जो भाग पृथ्वी के सामने रहता है चक्कर लगाता रहता है, धुरी पर भी घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता रहता है चंद्रमा। इसलिए जो भाग पृथ्वी के सामने रहता है वही भाग हमको दिखाई देता है, बाकी सारे भाग नहीं दिखाई देते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत हैं, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं कौन? पर्वत, मैदान एवं गड्ढे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन हम लोग देखें, जिस दिन पूरे चंद्रमा की रात होती है, उस दिन हमको ये धब्बे आसानी से दिखाई देते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह का एक चित्र भी यहाँ दिखाया गया है जो क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, तारों की बात करें, तारे, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये असंख्य ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये मंगल एवं बृहस्पति, क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, वहीं पे है क्षुद्र ग्रह पट्टी। इन्हें हम लोग चित्र में देख भी चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार की बात करें, क्षुद्र ग्रह के ही कभी भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे और क्षुद्र ग्रह पट्टी में आकर के सूर्य का चक्कर लगाने लगे। उल्का पिंड की बात करें, क्षुद्र ग्रह की तरह ही उल्का पिंड है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह तो सिर्फ क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, लेकिन उल्का पिंड की बात करें तो ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर किसी भी कक्षा में घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं।
जब ये क्षुद्रग्रह कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं तो इनकी प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं, और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण से इनका संपर्क होता है तो ये वायु में घर्षण, पृथ्वी की वायुमंडल में घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल पड़ते हैं, गर्म होकर जलने लगते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब गर्म होकर ये जलने लगते हैं तो एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड बिना पूरी तरह से जले ही आधे जले रहते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? कभी कभी हम लोग देखते हैं तारों का यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है। ये सफ़ेद चौड़ी चमकदार तारों की पट्टी रहती है, वहाँ पे असंख्य तारे रहते हैं, लगभग करोड़ों तारे रहते हैं, जो एक सफ़ेद पट्टी बना लेते हैं। उनकी चमक से एक सफ़ेद पट्टी की तरह दिखने लगता है, और यह लाखों तारों का समूह है, यह लाखों तारों का समूह होता है, और यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। इस पट्टी को आकाश में जैसे मिल्क की तरह दिखाई देने लगते हैं, सफ़ेद इनकी पट्टी दिखने लगती है इनकी चमक की, तो इसीलिए इनको आकाश गंगा को मिल्की वे, अंग्रेजी में मिल्की वे और हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं इस पट्टी को। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल की बात करें, जो सौर परिवार है हमारा, इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन समय में इसकी कल्पना, आकाश गंगा की कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अपनी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे तो है ही, लेकिन इस मिल्की वे आकाश गंगा लाखों आकाश गंगाएं हैं, जो मिल करके, लाखों आकाश गंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी कल्पना ही करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके आकार के संबंध में कितना विशाल है कि अभी तक वैज्ञानिकों को इसके आकार के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए, ये जैसे हम और आप हैं, पृथ्वी पर हैं, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है, जिसमें सूर्य, आठों ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि सारे मिलकर के सौर मंडल अर्थात सौर परिवार का निर्माण करते हैं। और सौर मंडल की तरह ही आकाश गंगा है, जिसमें लाखों करोड़ों तारे हैं। लाखों करोड़ों तारे मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, और ये लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, एवं लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जो चित्र में आपको, इस चित्र में आप कहाँ हैं? तो यहाँ इस चित्र में आप छोटी सी पिंड एक पृथ्वी पर हैं। अभ्यास प्रश्न कुछ दिया हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे की बात करें कि ग्रहों के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, या तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, और तारों के पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। ये गर्म गैसों से बने होते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गर्म गैसों से तारे बने होते हैं। सबसे नज़दीक तारे की बात करें तो सूर्य है। तो ग्रह और तारों में यही अंतर है कि ग्रहों के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। और सभी ग्रह अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अपने तारे से ही उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में सूर्य आ जाता है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड,
क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आदि पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं और सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है, इसीलिए इसे सौर परिवार भी कहा जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम रहते हैं 1 2 3 करके, जिसमें कुछ इसमें रहता है, कुछ इसमें रहता है, कुछ इसमें नहीं रहता, कुछ में किसी में ज़्यादातर सूर्य नहीं रहता है, बाकी सब रहते हैं और लोग बिना सूर्य वालों के ही लगा देते हैं, तो सूर्य भी सौर मंडल का भाग है। तो सौर मंडल में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि आदि पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताएं। सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले है, सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर इसके बाद में क्षुद्र ग्रह पट्टी है। मंगल के बाद में ग्रहों का ही नाम पूछा है तो बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति है, इसके बाद है शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून ये 8 ग्रह हैं। ये शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इन पर ठोस सतह है। और ये बाकी 8 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह कहे जाते हैं, बाह्य ग्रह, और इन पर ये गैसों के बने हैं, गैसों और तरल पदार्थों से ये सारे बने हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून ये चारों, और इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं कि चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान वो अपनी धुरी पर भी घूमता है और सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है, उसी के साथ अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसके कारण जो चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी के सामने रहता है वो भाग हमें दिखाई देता है, बाकी भाग नहीं दिखाई देता है, और इसकी परिस्थितियाँ भी समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का समूह, लाखों आकाश गंगाओं का समूह, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। यह इतना बड़ा है ब्रह्मांड की अभी तक वैज्ञानिकों को भी इसकी विशालता का पूरा पता नहीं लग पाया है, जबकि वैज्ञानिक भी इसकी खोज में लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड की विशालता कितनी है। सही उत्तर एवं गलत उत्तर का निशान लगाने, सही गलत का निशान लगाने के लिए दिया गया है। प्रश्न दिया गया है 2 का पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और आकृति में शुक्र ग्रह पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। तो सही ऑप्शन है इसमें पृथ्वी। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। हम लोग देखे हैं कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तरी तारा किसे कहा जाता है? तो ध्रुव तारा को उत्तरी तारा कहा जाता है, जो सप्तऋषि तारा मंडल के सांकेतिक तारे से अगर हम लोग देखते हुए काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो हमें ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, और ये हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है, एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, गतिहीन रहता है, और ये उत्तरी दिशा को प्रदर्शित करता है, हमेशा उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता है। तो ये किस दिशा का ज्ञान होता है इससे? तो हमको उत्तरी दिशा का, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? हम लोग देख चुके हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल के बाद में मंगल और बृहस्पति के बीच
क्षुद्र ग्रह पट्टी है, तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, जबकि ये दोनों गलत हैं। शनि एवं बृहस्पति के बीच नहीं पाए जाते हैं, पृथ्वी एवं मंगल के बीच भी नहीं पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खाली स्थान भरना है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तारों का एक समूह, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? लाखों तारों के समूह को या करोड़ों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा कहते हैं। और लाखों आकाश गंगाओं से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब सारे पिंड, जितने भी पिंड हैं अंतरिक्ष में, उनमें सारे पिंडों में सबसे नजदीक का पिंड है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है अपना प्यारा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होता तथा नहीं होती, ग्रहों के पास क्या नहीं होते? अपनी उष्मा तथा प्रकाश। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का। और आप लोगों को जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।